नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है हम यहाँ पे आज 96वां जो भाग है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 95th जो पार्ट है, 95 जो भाग है, इससे पहले हम एनालाइज करवा चुके हैं। आई होप जो है आपने सारे पार्ट जो है सीक्वेंस वाइज देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट जो है पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। एक एक पार्ट जो है आपको सीक्वेंस वाइज देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने CBT 1 आरआरबी एनटीपीसी के लिए थोड़े से भी सीरियस हैं या फिर उसको पास करना चाहते हैं CBT 1 को, तो डेफिनेटली जो है आपको ये PYQ सीरीज जो है अंत तक देखनी चाहिए। इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितने आप यहाँ पे जो है एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। साथ में बताना चाहूँगा इन सभी वीडियोस की जितनी भी PDF है वो आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने 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 परमाणु परीक्षण भारत के अंदर हुए हैं। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है, परीक्षण कब हुआ था? ये पहला परमाणु परीक्षण मई 1874 में हुआ था। ठीक है, मई 1874 लिख दिया, 1974 आएगा। ठीक है, मई 1974 में जो हुआ इसका परीक्षण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। ठीक है, दोनों ही राजस्थान के पोखरण में हुए थे। और क्या याद रख सकते हैं, राजस्थान के पोखरण में हुए थे मई 1974 में। इसका कोड नेम क्या था? कोड नेम था इसका स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। अब बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है जब 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था, उस समय ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो होमी सेठना जो है उस समय ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। और इसी समय की जो मैं प्रधानमंत्री की बात करूँ तो 1974 में प्रधानमंत्री कौन थी? मतलब जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। अब बात कर लेते हैं दूसरे परमाणु परीक्षण की। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा परमाणु परीक्षण। दूसरा परमाणु परीक्षण, तो दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये भी मई 1998 में हुआ था। ठीक है, मई 1998 में जो है दूसरा हुआ था। और इसका कोड नेम क्या था? कोड नेम, ठीक है, इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, क्या नाम था इसका? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति जो है इसका नाम था। और इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे दूसरे परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने पहली बार नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई थी। ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये नीति अपनाई थी नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज, ठीक है, नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई थी। नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई, तो इसका मतलब क्या है? मतलब भाई पहले हम हमला नहीं करेंगे, आप ही पहले हमला कीजिए, उसके बाद जो है हम उस हमले का जवाब देंगे। वर्तमान में आप समझते हैं कि भाई भारत कभी भी पहले किसी भी देश पर जो है हमला नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। 1974 पोखरण में भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग की हम बात कर चुके हैं। डॉक्टर होमी जो है सेठना थे। ठीक है, होमी सेठना थे। और 1998 में पोखरण में हुए भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर चिदम्बरम। ठीक है, डॉक्टर आर चिदम्बरम। यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्टर आर चिदम्बरम। चिदम्बरम। पहला और दूसरा दोनों पता चल गया ना आपको? ये आप याद रखना भाई, पहला कहाँ पे गया? पहला जो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष था पहले परमाणु परीक्षण के समय कौन थे? होमी सेठना। और दूसरे परमाणु परीक्षण के समय ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर आर
डॉक्टर आर चिदम्बरम जो है ये ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं 2025 की। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 2025 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष, तो ये अध्यक्ष कौन हो जाएंगे 2025 में? तो 2025 के अध्यक्ष हो जाएंगे अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती जो है ये 2025 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। आई होप पहला क्वेश्चन जो है डिटेल से मैंने यहाँ पे बता दिया है, और आई होप आपको सारी जानकारी जो है परमाणु ऊर्जा आयोग और जो है नाभिकीय परीक्षण के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और भारत का परमाणु ऊर्जा जो जनक है, भारत का परमाणु ऊर्जा जनक, भारत का परमाणु जनक किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जो है भारत का परमाणु जनक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सेल के कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन है? सेल की यहाँ पे बात की गई है, सेल यानी कि SAIL। ठीक है, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेल की। तो सेल की स्थापना के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले पूछा गया 2020 तक की जानकारी के अनुसार है सेल के कितने प्रतिशत इक्विटी जो शेयर है वो भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन है, यानी कि जो सेल के शेयर हैं वो भारत सरकार के अंदर कितने शेयर आते हैं? तो कितने शेयर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75% जो शेयर है वो भारत सरकार के जो है स्वामित्व के अधीन आते हैं। अब सेल की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना की बात करूं तो जनवरी 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, ND से आप समझ लेना, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से पूछा गया है कौन सा टूर्नामेंट जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। रोलैंड गैरास जो है ये जो है टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, माफ कीजिएगा क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। एक क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, फ्रेंच ओपन लिख देता हूँ, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट। ठीक है, आप याद रखना क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और इसको रोलैंड गैरोस भी इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ना रोलैंड ग्रेस, ये रोलैंड गैरोस, तो ये भी इसका नाम है। किसका नाम है? फ्रेंच ओपन का ही नाम है ये रोलैंड गैरोस। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट ओपन कहाँ पे लिखा गया? ये रहा, US ओपन ये रहा, और जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन ये रहा, ये दोनों ही। ठीक है, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों कहाँ पर खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पर आयोजित किए जाते हैं। दोनों ही जो है हार्ड कोर्ट पर आयोजित किए जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे, हार्ड कोर्ट पर जो है आयोजित किए जाते हैं। कौन से? US वाला भी और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी। ठीक है, जबकि विबलंडन ये है ना, विबलंडन, ये विबलंडन कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये घास पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, घास होती है ना, हरी हरी घास पर आयोजित किया जाता है। ये सारों के बारे में मैंने बता दिया, देख लो, आयोजित किया जाता है। तो ये बहुत मेहनत लगती है भाई ये वीडियो बनाने में। स्टैटिक जीके तो फिर भी चल जाता है, लेकिन करंट अफेयर की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, और एक वीडियो को बनाने में ना बहुत सारा टाइम लग जाता है, यू नो वेरी वेल। तो बस मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया
का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी को क्या बोला जाता है? तो एपिग्राफी को बोला जाता है सिक्कों का अध्ययन बोला जाता है, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन बोला जाता है एपिग्राफी को, ठीक है। एपिग्राफी को बोला जाता है ये एपिग्राफी को बोला जाता है सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन नहीं आएगा, ये आएगा शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एपिग्राफी का अध्ययन क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंकालों का अध्ययन। कंकालों का अध्ययन के अंदर क्या करते हैं? तो कंकालों के अंदर जो है अस्थि विज्ञान करते हैं, ठीक है। जो अस्थि विज्ञान होती है ना, अस्थि विज्ञान, उसकी जो है जांच पड़ताल करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, अस्थि विज्ञान, उसको बोलते हैं कंकालों का अध्ययन। उसके बाद है जो है मानचित्रों का अध्ययन, यहाँ पे दिया गया ना मानचित्रों का अध्ययन। इसके अंदर क्या करते हैं? तो इसके अंदर जो है इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर मुझे नहीं पता भाई क्या करते हैं, ठीक है। आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। मानचित्रों के अध्ययन के अंदर क्या करते हैं? सिक्कों के अध्ययन के अंदर आप सभी जानते हैं इसको क्या बोला जाता है? मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, ठीक है। मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र के अंदर क्या करते हैं? तो मुद्रा शास्त्र के अंदर हम क्या करते हैं? सिक्कों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये मानचित्रों का अध्ययन मुझे नहीं पता, मानचित्रों का अध्ययन का जो है आप देख लेना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित ऐसा कौन सा भारतीय हवाई अड्डा है जो दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा बन चुका है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर अवस्थित है? केरल के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है। ये भारत का ही नहीं दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है, सोलर पैनल से ये संचालित होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त नाम था, ठीक है। प्रभावती गुप्त जो है ये नाम था क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का प्रभावती गुप्त तो आपको पता चली गया। उसके बाद जो है गुप्त वंश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी श्रीगुप्त ने, ठीक है। श्रीगुप्त ने जो है इसकी स्थापना की थी। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम दिया गया ना, तो ये चंद्रगुप्त वो वाला चंद्रगुप्त मत समझ लेना मौर्य साम्राज्य वाला, वो मौर्य साम्राज्य था, ये गुप्त साम्राज्य है, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है श्रीगुप्त घटोत्कच, ये आप याद रखना, इनका सीक्वेंस वाइज पहले आएगा श्रीगुप्त, इसका उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था, ठीक है। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी ग्रहण की थी, ये आप याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है चंद्रगुप्त ये जो प्रथम है ना, इसने कौन सी उपाधि को ग्रहण किया था? तो महाराजा धीराज की उपाधि को जो है इसने ग्रहण किया था। इसने गुप्त संबंध की भी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसका पुत्र था, ठीक है, समुद्रगुप्त। और ये वीणा बजाता था, ठीक है। क्या बजाता था? समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। और इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे, भारत का नेपोलियन भी जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, छन्नू लाल मिश्रा को जो है 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। वर्तमान का ये चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन 2025 में जो है पद्म पुरस्कार बता दिए गए हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ये वीडियो आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी
स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। उसके अंदर एक टॉपिक मिलेगा पद्म पुरस्कार 2025, सारा कंप्लीट जो डाटा है वो अपडेटेड करके आपको दे दिया गया है, ठीक है। वो वाला वीडियो देख लेना, पद्म पुरस्कार से कहीं भी आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित जो है कौन सा स्थान था हड़प्पा का? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चहुंदड़ो, ठीक है। चहुंदड़ो के अंदर जो है ये मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना, ये आदि कार्यों के सही जो है शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था चहुंदड़ो, ठीक है। ये चीज जो है आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? ये पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में अवस्थित है। और कहाँ, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु नदी के दाहिने किनारे, ठीक है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर जो है ये अवस्थित है। उसके बाद हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा अगर पूछा जाए तो हड़प्पा कहाँ पर अवस्थित है? तो हड़प्पा भी जो है पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है, ठीक है। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बोल सकते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है। हड़प्पा पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे अवस्थित है। ये भी आप याद रखना, रावी नदी के किनारे, ठीक है। रावी नदी के किनारे ये हो जाएगा। उसके बाद चहुंदड़ो की बात करें तो ये यहाँ पे हड़प्पा दिया गया है ना, ये हो जाएगा हड़प्पा। उसके बाद चहुंदड़ो की बात करें तो चहुंदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? ये भी पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है, ठीक है। ये भी पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है। और इसकी खोज पहली बार कब हुई थी? तो इसकी खोज की थी 1931 में, खोज की थी 1931 में। किसने की थी? NG मजूमदार ने, ठीक है। NG मजूमदार ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। आई होप यहां तक जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है भाई 2017-19 अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। तो ये 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है 2017-19 में जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था? तो ये वी परवीन राव के द्वारा जीता गया था, ठीक है। 7वां स्वामीनाथन जो अवार्ड था ना, कब दिया गया था? 2017 से 19 की अवधि के बीच में दिया गया था। तो किसने जीता था? तो परवीन राव के द्वारा जो है ये जीता गया था। यहाँ पे लिख देता हूँ स्वामीनाथन अवार्ड, स्वामीनाथन पुरस्कार। की शुरुआत, तो ये पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? 2004 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? स्वामीनाथन को ही माना जाता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो 2003 में दी थी, ठीक है। मंजूरी 2003 में दी थी, लेकिन जो हमारा मिशन गया था वो 2008 में गया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट की बात करूँ तो है मिशन को मंजूरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मंजूरी। इसको मंजूरी कब मिली? 2003 में मंजूरी मिली, ठीक है। और जो ये लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है। 2008 में जो है ये मिशन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद बात करें चंद्रयान द्वितीय की, ठीक है। चंद्रयान द्वितीय की बात करूँ तो चंद्रयान द्वितीय को जो है इसको मंजूरी कब दी गई थी? 2008 में इसको मंजूरी दी गई थी। और इसको लॉन्च कब किया गया था? तो चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद बात करें चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 को मंजूरी कब मिली थी? तो माफ़ कीजिएगा, चंद्रयान 3 को जो है मंजूरी 2023 में मिली थी, ठीक है। नहीं, 23 में नहीं मिली यार, 23 में तो ये लॉन्च ही कर दिया था। इसको मंजूरी कब मिली भाई? 2023। चलिए मंजूरी का एक बार रोक लेते हैं भाई, मंजूरी का नहीं पता मेरे को, ठीक है। अगर आपको पता हो तो बताइएगा चंद्रयान 3 को जो है मंजूरी कब दी गई थी? लॉन्च 2023 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है, सही सम्मिलित है? भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है,
भाग 3 के अंदर मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 3 के अंदर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है, या फिर भाग 3 के अंदर नागरिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाग 3 के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार अवस्थित है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य फिर किसके अंदर अवस्थित है, तो मौलिक कर्तव्य किसके अंदर अवस्थित हो जाएंगे, तो 4th ए के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे गया भारतीय संविधान में, तो ये किसके अंदर हो जाएंगे, 4th ए के अंदर अवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे 4th ए के अंदर। तो ये भाग 3 के अंदर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किसके अंदर अवस्थित है, तो ये भाग 4 के अंदर अवस्थित है, ठीक है। भाग 4 के अंदर अवस्थित है, ठीक है। ये भाग 4 ए है भाई, ये भाग 4 ए, ठीक है। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, नागरिकता लिख दिया गया यार, ऊपर आएगा ये, कहाँ गया दिमाग आज। ये मौलिक कर्तव्य है ना, यहाँ पर आएगा भाग 4 ए, ठीक है। भाग 4 ए ये भाग 5 में आएगा, ठीक है। नागरिकता हमारी कहाँ पर आएगी, भाग 5 में आएगी, ठीक है। ये सारे याद रखना भाई, जो ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। भाग 3 के अंतर्गत आता है, ये चारों के चारों आपसे याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेही, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना था। तो 2005 में कौन सी जो है भारत सरकार के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई जो है सस्ती, सुलभ और जवाबदेही, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है सेवा प्रदान कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा NRHM, ठीक है। NRHM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आपको फुल फॉर्म तो पता चल गई, तो आप ये भी याद रखना इसको शुरू कब किया गया था, 2005 में जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। 2005 में जो है इसको शुरू किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो उस सोडियम का हमें नाम बताना है जो पानी की कठोरता को जो है स्थायी रूप से कम कर देता है या फिर हटा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया भाई, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी, ठीक है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर की बात करूँ तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। जिनेवा में हेडक्वार्टर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है भाई, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली क्या है, ये किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है। तो उड़ीसा का एक स्थान है कोरापुट जिला, इसके अंदर एक जगह है पंचपटमाली। ये किसके लिए फेमस है, मतलब किस चीज़ के विशाल भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉक्साइट के भंडार जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली जो है जगह पर पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें बोला गया, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो खोल के भीतर से निकलने वाला जो अर्क होता है जिसका तकनीकी नाम जो है वो सोप है, इनमें से किस नाम से जाना जाता है। गार्नेट नाम से जाना जाता है, ओनिक्स नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ पर्ल नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही, मदर ऑफ पर्ल के नाम से ही इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जो है ये जाना जाता है। तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो है कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को जो है मध्य प्रदेश के अंदर बेवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये लिखा गया ना यहाँ पे बेवर के नाम से कहाँ जाना जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ, चलिए कोई नहीं, बाकी जो है हम चलिए थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। एक होता है पोडू या फिर और क्या होता है पेंदा,
पोडू या फिर पेंदा जो है कहाँ पर बुलाया जाता है कृषि को, कर्तन एवं दहन की कृषि प्रणाली को जो है पोडू या फिर पेंदा कहाँ पर बुलाया जाता है, आंध्र प्रदेश में बुलाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर बुलाया जाता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और जो है कुरुआ, कुरुआ कहाँ पर बुलाया जाता है, कुरुआ, कुरुआ बुलाया जाता है झारखंड में। ठीक है, कुमारी कहाँ पर बुलाया जाता है, कुमारी, कुमारी बुलाया जाता है पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में बुलाया जाता है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। तो जीवी नहीं है, नेस्लैप नहीं है, कैलिको नहीं है, अल्फाबेट इंक हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फाबेट इंक जो है ये हो जाएंगे। और गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ हो जाएंगे सुंदर पिचई। ठीक है, सुंदर पिचई हो जाएंगे, ये गूगल के सीईओ। ठीक है भाई, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया उन गुफाओं का नाम बताएं जो पश्चिमी भारत में थारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पे दिया गया है एलिफेंटा गुफा, खजुराहो की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या फिर अजंता की गुफाएं। खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। बाकी एलिफेंटा, अलोरा और अजंता ये जो है महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा यहाँ पे लिखा गया ना, एलिफेंटा की गुफा सबसे पहले जो है इनको 1987 में शामिल किया गया था। ठीक है, विश्व धरोहर सूची यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का भी कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है, और आपको कहाँ पर मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की। तो वहाँ पर जो है आप यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भारत के देख सकते हैं कितने स्थल भारत के जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है। तो ये एलिफेंटा की जो गुफाएं है ना, इसको 1987 में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। खजुराहो की गुफाओं को जो है विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था, 1986 में। उसके बाद एलोरा की गुफाओं को जो है विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, 1983 में। और अजंता की गुफाओं को कब शामिल किया गया था, 1983 में। ठीक है, ये चारों की डेट्स मैंने आपको बता दी है, कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया भाई उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो ये राजगीर कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी। यहाँ पे दिया गया ना मगध, तो ये मगध की राजधानी को जो है पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किसने की थी, उदयन ने की थी। ठीक है, उदयन ने की थी। कहाँ पर की थी, राजगीर में की थी। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मगध लिखा गया है, तो मगध की स्थापना किसने की थी, मगध की स्थापना, तो मगध की जो स्थापना की थी ये की थी भाई बिंबिसार ने की थी, बिंबिसार। इनके वंश का क्या नाम था, हर्यक वंश नाम था इनका। ठीक है, हर्यक वंश से ये संबंध रखते थे। ठीक है, हर्यक वंश से ये संबंध रखते थे। और मगध की साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी, राजगृह थी। ठीक है, पहली राजधानी कौन सी थी, राजगृह थी। ठीक है, राजगृह। ठीक है, ये यही पूछा गया है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई थी। राजगीर से जो है दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, यही जो है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, ये जो बिंबिसार था ना, बिंबिसार, इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका उत्तराधिकारी था अजातशत्रु। और अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था, अजातशत्रु के समय में जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, माफ कीजिएगा तीसरी बोल दिया मैंने, प्रथम आएगा भाई, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ये चीज जो है आप याद रखेंगे। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो की थी कश्यप ने की थी, महर्षि कश्यप ने। ठीक है, कश्यप ने जो है इसकी जो है अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर।
क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया इनमें से किस भारतीय को 2018 में यूनाइटेड नेशंस के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी को जो है 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था। और ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है ये किस देश का पुरस्कार है? तो ये यूनाइटेड नेशंस के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है उस भारतीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में जो है वर्णित किया था। कौन सा ये नृत्य शैली हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है ये दिए गए हैं। कथकली जो है किस राज्य का ये नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगा केरल का। ठीक है, कथकली हो जाएगा केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। और ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का। ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो कौन सा ऐसा नेता था भाई? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M.R. जयकर। ठीक है, M.R. जयकर के विरोध के कारण जो है 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की जितनी भी उम्मीदें थी ना वो सारी समाप्त हो गई थी। ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे। सन भी याद रखना भाई, सन भी पूछा जा सकता है कौन से जो है ये वर्ष हुआ था। ठीक है, 1928 में हुआ था। 1928 से आप याद रखना बारदोली सत्याग्रह जो था वो 1928 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह से ही जो है महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है भारत में रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा काली मिट्टी जो है ये हो जाएगी। काली मिट्टी किसके लिए, किस कृषि के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास की कृषि के लिए जो है सब सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है इनमें से किसे वर्ष 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो इसी पीडीएफ के बिल्कुल नीचे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मिल जाएगा। और पद्म पुरस्कारों के लिए वीडियो मैंने बता दिया है। इसी वीडियो के अंदर जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर। वहाँ पर जो है पद्म पुरस्कार 2025 कंप्लीट वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। क्या आता है अनुच्छेद 324 के अंदर? तो भारत का जो चुनाव आयोग है ना वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 2025 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? 2025 मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है ये कौन हो जाएंगे 2025 में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर कह रहा हूं मैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है। 3 सदस्य आयोग है। ठीक है, 3 सदस्य आयोग। एक तो इसका जो है मुख्य निर्वाचन आयोग हो गया और जो बाकी 2 है वो निर्वाचन है। ठीक है, मुख्य नहीं है, सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो 3 जो है ये सदस्यीय आयोग है। इनके जो कार्यकाल है, कार्यकाल क्या होता है इनका? कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका होता है भाई 6 साल या 65 वर्ष। 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो ही माना जाएगा। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। और क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया जेम्स चैडविक ने किस परमाणुीय कण की खोज की थी? तो ये आप याद रखना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। वैसे ये सेम क्वेश्चन जो है मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखा हुआ था वैसे यार, क्या यार, न्यूट्रॉन।
ठीक है, ये आप याद रखना भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, ईयर भी बता देता हूँ, थॉमसन ने कब खोज की थी, 1897 में की थी। ठीक है, और जो रदरफोर्ड थे इन्होंने 1917 में खोज की थी। चैडविक ने खोज की थी 1932 में खोज की थी। ठीक है, ये तीनों ही आप याद रखेंगे। अब आपको पता चल गया होगा न्यूट्रॉन की खोज जो है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंध करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना जो है किस प्लांट का प्रबंधन करने के लिए जो है की गई थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राउरकेला इस्पात कारखाने की जो है प्लांट का प्रबंधन करने के लिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापना की बात करूं तो कब इसकी स्थापना हुई थी, 1959 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उड़ीसा में ये स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में ये अवस्थित है। किसके सहयोग से स्थापना की गई थी, जर्मनी के सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में बोला गया MPLADS क्या है, तो MPLADS क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम बनाती है, यही स्कीम है MPLADS। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, तो ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन MP5 नहीं है, मोव ये वीडियो का है। ठीक है, ये पता नहीं किसका है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, WMA जो है ये ऑडियो फाइल का जो है एक्सटेंशन हो जाएगा। वैसे ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, MP3 भी होता है। ठीक है, MP3 भी होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया किस देश ने 2020 में एलियन लाइफ को सुनने के लिए 5 हाइडेंट मीटर अपर्चर स्पेरिफिकल टेलीस्कोप की शुरुआत की है, तो किसने की है, जर्मनी, भारत, अमेरिका या फिर चाइना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चाइना देश ने जो है 2020 में एलियन लाइफ को सुनने, जो ऊपर से एलियन होते हैं ना, हमने तो फिलहाल मूवी में देखे, पता नहीं ये सच होता है या नहीं होता है, जो एलियन होते हैं एलियन, उनको सुनने के लिए जो है ये 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप की जो है शुरुआत की है चाइना ने। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया, इसमें बोला गया अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है, तो अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति जो है ये किस श्रेणी का उदाहरण है, तो ये किस श्रेणी का उदाहरण हो जाएगी, स्थानिक प्रजाति का ये उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला, तो वित्त मंत्री जो है भारत के कभी भी क्यों कौन नहीं बने, तो TT कृष्णाचार्य, यशवंत सिन्हा और अरुण जेटली। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि VK कृष्ण मेनन जो है वित्त मंत्री का पद इन्होंने कभी भी नहीं संभाला। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा जो है शॉर्टकट है जिसको हम किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं और शॉर्टकट की मदद से जो है जो हमारा डेस्कटॉप होता है ना, डेस्कटॉप की जो जब आप चलाते हैं जो स्क्रीन आती है उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है, उस पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+C + Ctrl+V जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में बोला गया उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरी मोजले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है यह सिद्ध किया था कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। ठीक है, इन्हीं की वजह से जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है चेंजेस किए गए थे। ठीक है, मेंडलीफ ने तत्वों की आवर्त सारणी की खोज जो है, माफ कीजिएगा, जो मेंडलीफ है ना, हेनरी मोजले,
तो ये जो है तत्वों की आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या की अवधारणा की खोज की थी। यहाँ पे लिख देता हूँ हेनरी मोसले। इसने क्या की थी? इसने की थी परमाणु संख्या की अवधारणा, परमाणु संख्या की अवधारणा की खोज की थी। ठीक है, अवधारणा की खोज की थी। और ये जो दमित्री इन्वेची मेंडलीफ है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है तत्वों की आवर्त सारणी, ठीक है, तत्वों की आवर्त सारणी की खोज की थी। ठीक है, ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे। और जो है यहाँ पे एक और दिया गया है जॉन न्यूलैंड। तो इन्होंने क्या किया था? अष्टक नियम की खोज की थी। ठीक है, अष्टक नियम की खोज की थी। ठीक है, अष्टक नियम की इन्होंने जो है खोज की थी। यहाँ पे डोबरनियर भी लिखा गया है। डोबरनियर ने क्या किया था? तो इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों के समूह त्रिक की खोज की थी। ठीक है, त्रिक की खोज की थी, त्रिक की खोज की थी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। अच्छा, कितने हमारे परमाणु तत्व हैं ये बताएगा कोई? कुल तत्व कितने हैं? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 118, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 117, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 119। बताओ फटाफट कमेंट करके कितने हमारे जो है तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। और क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के एसआई मात्रक का नाम दिया गया था? तो ध्वनि का एसआई मात्रक जो है किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में जो है ध्वनि के एसआई मात्रक को नाम दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरिक रुडोल्फ हर्टज। ठीक है, ये हर्टज दिख रहा है ना, हर्टज, ये ध्वनि का एसआई मार्क है। इन्हीं के सम्मान में जो है ध्वनि के एसआई मात्रक को नाम दिया गया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है भाई, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आईएमएफ के शोध विभाग के आर्थिक सलाहकार एवं निर्देशक कौन है? ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, वर्तमान लेटेस्ट वाला आईएमएफ के बारे में आप जान लेना भाई। आईएमएफ का जो है आर्थिक सलाहकार और निर्देशक कौन है 2025 में। ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक ही समय हुई थी, याद रखना, आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? इन दोनों की जो स्थापना है 1944 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? तो श्वेत क्रांति अमूल है, आनंद है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग क्या है? विश्व की हरित क्रांति के जनक है। ये विश्व की हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, तो फिर भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत की हरित क्रांति के जनक ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, ठीक है, स्वामीनाथन हो जाएंगे। और जो है वाइट रेवोल्यूशन का आपको पता चल ही गया, श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन हो जाएगा? वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, एनालाइज किए। आई होप जो है वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो सिर्फ आपको मेरे लिए एक काम करना है, और वो एक काम क्या करना है आप सभी अच्छे से जानते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और क्या करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ करना है और अपने रिलेटिव के साथ करना है और फैमिली वालों के साथ करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन, सारी PDF, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर जो पिक्स होती है वो सारी जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।